तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर का वर्किंग, कैसे काम करता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। और याद रखना, हम लोग जनरली इसको इमीटर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं और इसको कलेक्टर बोलते हैं। हाँ, हिंदी में बोलते हैं उसको उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। उत्सर्जक, आधार और संग्राहक, ये तीन तरह का चीजें हैं इसमें। इमीटर क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है और बेस क्या होता है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग बायसिंग देखेंगे। इसको बायसिंग करना है, जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो जनरली इमीटर को फॉरवर्ड बायस रखा जाता है। देखो P प्लस से जुड़ा है या नहीं है, तो इमीटर को कैसा रखा जाता है, फॉरवर्ड बायस्ड, अग्र अभिनीत। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अग्र अभिनीत। और कलेक्टर को पश्च, रिवर्स बायस्ड रखा जाता है, रिवर्स बायस्ड। हिंदी में जनरली इसको बोलते हैं पश्च अभिनीत, अग्र अभिनीत और पश्च अभिनीत। तो इमीटर को जनरली क्या रखा जाता है, फॉरवर्ड बायस्ड, और कलेक्टर को क्या रखा जाता है, रिवर्स बायस्ड, और बेस कॉमन होता है। फिर हम लोग आगे देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, इसका किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होता है। फॉर कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है कि क्या ये इमीटर जो हमारा पीएनपी या एनपीएन जंक्शन है या ट्रांजिस्टर है, उसको किस तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। कभी इमीटर कॉमन होगा, ध्यान से देखिए बेस को, तो बेस कॉमन है, बेस इमीटर के साथ भी कॉमन है और बेस कलेक्टर के साथ भी कॉमन है। यस और नो, ये जो बी है सी के ई के साथ भी है और सी के साथ भी है या नहीं है। किसी किसी सिचुएशन में क्या होता है, ई कॉमन हो जाता है, किसी सिचुएशन में सी कॉमन हो जाता है। तो अलग अलग उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। और वही होता है कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस। क्या क्या बोलते हैं इसको, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस। ई कॉमन होगा तो कॉमन इमीटर, सी कॉमन होगा तो कॉमन कलेक्टर, बी कॉमन होगा तो कॉमन बेस। ये कहानी आपका है फॉरवर्ड इस तरह से। अब इसका वर्किंग समझेंगे, एक्चुअली होता क्या है। होता ये है कि जैसे P प्लस से जुड़ता है तो पॉजिटिव होल्स को धक्का देता है, और पॉजिटिव होल से धक्का देता है तो इधर करंट का फ्लो इधर हो जाता है, इमीटर से करंट आगे की तरफ बढ़ता है, कुछ बेस को चला जाता है और कुछ कलेक्टर को। तो ये रिलेशन हमेशा वैलिड होता है, चाहे किसी भी तरह का एनपीएन हो चाहे पीएनपी हो। ये रिलेशन हमेशा याद रखना, करंट गिवन बाय इमीटर इज इक्वल टू करंट टू द बेस प्लस करंट टू द कलेक्टर। इसको ध्यान से देखना, ध्यान रखना इसको। अब इसी में कभी उल्टा सीधा पूछ देगा, अब रीअरेंज करके पूछ देगा इसके कि आई ई माइनस आई बी इज इक्वल टू आई सी। अरे पूछा जा सकता है, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि आई ई माइनस आई सी इज इक्वल टू आई बी। इन दोनों में से किसी भी अरेंजमेंट को फिट किया जा सकता है। ये फंडामेंटल आप याद रखेंगे कि कौन करंट देगा, इमीटर। कौन करंट देगा, इमीटर। वो करंट किस में जाएगा, बेस और कलेक्टर में। उत्सर्जक द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा आधार और संग्राहक को प्राप्त होता है, आधार और संग्राहक को प्राप्त होता है। क्लियर है या नहीं है, कोई डाउट, कंफ्यूजन, पक्का। तो ये है पीएनपी ट्रांजिस्टर का वर्किंग, कैसे इसको कनेक्ट करते हैं। जनरली पीएनपी हो चाहे एनपीएन हो, दोनों परिस्थितियों में इमीटर को फॉरवर्ड बायस रखा जाता है और इसको रिवर्स बायस रखा जाता है, कॉमनली, जनरली, नॉट ऑलवेज। इज दैट क्लियर। तो फटाक से लिखो और ये रिलेशन याद रखना। स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन वाले। अभी एनपीएन ट्रांजिस्टर है और ज्यादातर 90% केस में, इवन 99.99% का लो तब भी भला है, मतलब ज्यादातर केस में हम लोग यही यूज करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। अच्छा, पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट अंदर जा रहा था और एनपीएन ट्रांजिस्टर में इमीटर से करंट बाहर आ रहा है, देख रहे हो। तो एनपीएन और पीएनपी में अंतर यही होता है कि एनपीएन में करंट इमीटर से बाहर आता है और कहाँ वो चला जाता है, बेस और। तो यही है, इमीटर द्वारा करंट जो है वो दो जगह जाएगा, कौन कहाँ, बेस में और कलेक्टर में। हाँ या ना,
ठीक है। तो इसमें ये अभी भी ये फॉरवर्ड बायस्ड है, देखो एन नेगेटिव से तो पी पॉजिटिव से, तो अभी भी ये कौन सा बायस्ड है, फॉरवर्ड, और ये कौन सा बायस्ड है, रिवर्स। उसमें क्या होगा, उसमें क्या था, किसको पुश किया जा रहा था, किसको पुश किया जा रहा था, पॉजिटिव होल्स को। इसमें किसको पुश किया जा रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को। किसको पुश किया जा रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस तरह से हमारा बायसिंग हो गया, किसका बायसिंग हो गया, एनपीएन ट्रांजिस्टर का। दोनों में फर्क करंट के डायरेक्शन का है। अगर आप सर्किट सिंबल देखे होंगे, कल बनाए होंगे इसका सर्किट सिंबल, तो एनपीएन का करंट बाहर आ रहा था, बनाया था कल, और पीएनपी का बनाया था, तो उसमें करंट का डायरेक्शन किधर था, अंदर की तरफ था या नहीं, अंदर की तरफ था। तो इसमें करंट इमीटर से बाहर आएगा और पीएनपी में करंट अंदर जाएगा, पीएनपी में करंट अंदर जाएगा। यस और नो, फटाक से बना लो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन, कैसे फॉरवर्ड और रिवर्स बायस होगा। तो आप जो कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं सामने, किसी भी एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर का तीन भाग होता है, तीन पार्ट होता है। एक पार्ट को, इस वाले हिस्से को हम लोग इमीटर के नाम से जानेंगे। इमीटर इसलिए कहते हैं कि इससे करंट इमिट होता है, या इससे चार्ज करे एक्चुअली इमिट होता है, इसलिए इसको क्या नाम देता है, इमीटर। ये उत्सर्जक कहलाता है, क्या कहलाता है, उत्सर्जक। ये हैवीली डोप्ड होता है, भारी मात्रा में इसमें डोपिंग किया जाता है, ताकि चार्ज कैरियर या तो पॉजिटिव होल्स हो, यहाँ नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, वो भारी मात्रा में हो। सबसे कम डोप किया जाता है किसका, बेस का, एकदम लाइटली डोप्ड होता है, और इसमें जो चार्ज, जो फ्री चार्ज कैरियर होता है वो कम होता है। और मॉडरेट, मिला जुला, बीच बिचवा, है ना। माध्यमिक जो डोपिंग किया गया होता है वो कौन है, कलेक्टर का। लेकिन इसका विड्थ सबसे ज्यादा होता है, इसका रीजन सबसे ज्यादा रखा जाता है, क्यों, क्योंकि इसको कलेक्ट करना होता है कि कुछ और कलेक्ट, ये बेस से भी और इमीटर दोनों का क्या करता है, कलेक्शन करता है, दोनों के चार्ज कैरियर का, इसलिए इसका थोड़ा सा थिकनेस ज्यादा होता है। सबसे ब्रॉड कौन होता है, कलेक्टर। कौन, कलेक्टर। उससे कम, उससे कम, सबसे कम कौन होता है, सबसे कम कौन होता है, बेस। तीन अलग अलग रीजन है। तो कोई पूछेगा कि इमीटर किसको कहते हैं, तो ट्रांजिस्टर का वह भाग जो चार्ज कैरियर को इमिट करता है उसको क्या बोलते हैं, इमीटर। और जो चार्ज कैरियर को क्या करता है, ग्रहण करता है, उसको क्या बोलते हैं, संग्राहक। और जो मॉडरेट या कॉमन का काम करता है उसको क्या बोलते हैं, बेस, आधार। इमीटर सबसे ज्यादा डोप्ड होता है, सबसे कम डोप्ड होता है बेस, और मॉडरेट मतलब माध्यमिक जो अपमिश्रण किया गया होता है, डोपिंग किया गया होता है, किसका, बोलो, कलेक्टर का। क्लियर है इतना, चलो ठीक है, फटाफट लिखते जाओ। तो इमीटर लिख के डैश दीजिए। डायग्राम बाद में कॉमनली तीनों के डेफिनेशन के बाद एक बार ही डायग्राम बना लेना, है ना। और सर्किट जो इसका डायग्राम होगा इस तरह से होगा। एनपीएन है तो करंट बाहर आएगा, ए एन पी एन। अगर पीएनपी रहता तो वही करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ। ये इमीटर है, एक कलेक्टर है, और ये बेस है। इमीटर लिख के डैश मारी लिखे तो इट इज द पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर विच इज हैवीली डोप्ड। हिंदी मीडियम वाला ऊपर से दो तीन 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 चार नौ, 9 लाइन छोड़ के सब छापो ना। हाँ, ऊपर से 9 लाइन छोड़ के छापो। बोले, इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर विच इज heavily doped, heavily doped, and and emits the charge carrier. Generally it is moderate, broad,
moderate broad. Generally it is moderate broad and forward biased. हो गया। चलिए बेस के बारे में लिखिए, तो इट इज द मिडिल सेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। It is very thin and lightly doped. It is very thin and lightly doped. It is very thin and lightly doped. Very thin and lightly doped. हो गया। And it controls the flow of charge. It controls the flow of charge carriers from emitter to collector. From emitter to collector. From emitter to collector. हो गया। बोलें। इट इज द कलेक्टर का डेफिनेशन लिखना है। इट इज द broadest या most broader region of PN junction. It is the most broader region of transistor, not PN junction. It is the most broader region of. It is the most broader region of PN junction. Sorry, transistor. PN junction नहीं, transistor लिखना। It is the most broader region of transistor, which is moderate doped. Which is moderate doped. And collects the charge carrier. चलिए हिंदी मीडियम वाला फटाफट लिखो, तो उत्सर्जक लिख के डैश मारो, लिखो। यह ट्रांजिस्टर का माध्यमिक चौड़ा तथा अति अपमिश्रित भाग होता है। यह ट्रांजिस्टर का माध्यमिक चौड़ा तथा अति अपमिश्रित भाग होता है। तथा अति अपमिश्रित भाग होता है। अति अपमिश्रित भाग होता है। हो गया। यह आवेशवाहक को उत्सर्जित करता है। तथा सामान्यतः अग्रबायसित होता है। यह आवेशवाहक को उत्सर्जित करता है तथा सामान्यतः अग्रबायसित होता है। लिख लिया? बोल ही नहीं रहे हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए, आधार। यह ट्रांजिस्टर का सबसे पतला भाग है जो सबसे कम अपमिश्रित होता है। यह ट्रांजिस्टर का सबसे पतला भाग है जो
सबसे कम अपमिश्रित होता है। सबसे कम अपमिश्रित होता है। हो गया। यह उत्सर्जक से संग्राहक के तरफ, यह उत्सर्जक से संग्राहक के तरफ आवेश के प्रवाह को नियंत्रित करता है। आवेश के प्रवाह को नियंत्रित करता है। और लास्ट लिखिए कलेक्टर। संग्राहक लिखिए, यह ट्रांजिस्टर का सबसे चौड़ा भाग, यह ट्रांजिस्टर का सबसे चौड़ा भाग तथा माध्यमिक अपमिश्रित भाग है। यह ट्रांजिस्टर का सबसे चौड़ा भाग तथा माध्यमिक अपमिश्रित भाग है, या सिर्फ माध्यमिक अपमिश्रित है लिख सकते हो, माध्यमिक अपमिश्रित भाग है। हो गया। यह सामान्यतः पक्षबाह्यित होता है तथा आवेशवाहक को संग्रहित करता है। हेडिंग डालिए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की का विन्यास, ट्रांजिस्टर का विन्यास। ट्रांजिस्टर का विन्यास, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ध्यान से आपको देखना है, ट्रांजिस्टर का सामान्यतः 3 कॉन्फ़िगरेशन होता है। बउआ राम खिलावन बोर्ड पर देखिए, ट्रांजिस्टर का सामान्यतः कितना कॉन्फ़िगरेशन होता है? 3। कौन कौन? तो एक को बोलते हैं कॉमन बेस। क्या बोलते हैं? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ आधार। उभयनिष्ठ आधार। और दूसरा कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर, उभयनिष्ठ संग्राहक। और तीसरा कॉमन इमीटर, उभयनिष्ठ उत्सर्जक। उभयनिष्ठ उत्सर्जक। कितने तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है? 3 तरह का। तो फटाफट लिखिए, और तीनों का सर्किट डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पुराने जमाने में सर्किट डायग्राम पूछा जाता था कि कॉमन इमीटर का सर्किट डायग्राम, कॉमन कलेक्टर का, कॉमन बेस का। तो आप सर्किट डायग्राम बनाना बहुत आसान है, दिखाएंगे आपको कैसे बनाते हैं सर्किट डायग्राम। पहले ये लिखिए, कॉन्फ़िगरेशन कितने तरह का होता है? 3। कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमीटर। कोई भी ऑर्डर कहीं भी हो सकता है, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तीनों एक एक बार कॉमन होगा, एक बार इमीटर, एक बार कलेक्टर, एक बार बेस। राइट इट डाउन जल्दी।
दांत नहीं दिखाए, बोर्ड पर लिखी हुई चीजों को जल्दी से लिखे, दांत दिखाने की जरूरत नहीं है। हो गया। सबसे पहला हेडिंग डालिए कॉमन बेस उभयनिष्ठ आधार कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, क्या हेडिंग डालना है? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हेडिंग डालिए। चलिए, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सामान्यतः ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जिसमें बेस हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन हो। पहले एक ट्रांजिस्टर बनाइए। क्या बनाइए? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बनाइएगा और इस तरह से बनाइएगा कि हमारा बेस, ये जो बेस है ये बेस कहलाएगा, ये इमीटर कहलाएगा और ये कलेक्टर कहलाएगा। बेस दोनों में कॉमन हो। इस साइड जो होगा उसको बोलेंगे इनपुट। क्या बोलेंगे? इनपुट। हिंदी में बोलते हैं इसको निवेशी या निवेश। और इधर जो मिलेगा उसको हम लोग नाम देंगे आउटपुट, निर्गत। तो ध्यान से देखिए, क्या इमीटर दोनों में कॉमन है? नहीं। क्या कलेक्टर इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन है? नहीं। लेकिन बेस दोनों में कॉमन है। बेस बनाने के लिए, सॉरी, इमीटर बनाने, इनपुट बनाने के लिए, निवेशी बनाने के लिए इमीटर और बेस दोनों की जरूरत है। और आउटपुट बनाने के लिए भी कलेक्टर और बेस दोनों की जरूरत है। ये जो है सर्किट डायग्राम, इसमें कॉमन क्या है? बोलो, क्या कॉमन है? बेस। अब हमारा काम है बैटरी जोड़ना, बस इसको फॉरवर्ड बायस्ड कर दो और यहां पर आमीटर लगा दो। क्या लगा दो? आमीटर। एमीटर जिसको बोलते हैं, मिली आमीटर, माइक्रोमीटर, यहाँ मीटर लगा दो। फिर यहाँ पर ये वोल्टेज होगा, यहाँ पर अगर वोल्टेज देना होगा तो आप बताइएगा। वोल्टेज है इमीटर बेस, कौन सा वोल्टेज है? ये इनपुट है कि आउटपुट है? ठीक है। और कलेक्टर को जनरली हम लोग क्या लिखते हैं? रिवर्स बायस्ड की फॉरवर्ड बायस्ड? रिवर्स बायस्ड। तो रिवर्स, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन। रुक जाओ, पहले एनपीएन में एन पहले होता है, तो फॉरवर्ड बनाने के लिए नेगेटिव। ये तो गड़बड़ा हो गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बैटरी का ऑर्डर बदल देते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर लिख दिए, तो नेगेटिव पहले, पॉजिटिव बाद में, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। चलो ठीक है। और इधर एनपीएन, एन इसमें रिवर्स करना है तो एन को पी से जोड़ेंगे। एन को किससे जोड़ेंगे? पी से। एन को एन से जोड़ते तो फॉरवर्ड हो जाता है। एन को पॉजिटिव से जोड़ेंगे। इसमें जोड़ना है, इसमें भी लगाना है, आमीटर लगा दीजिए, हो गया बस। अब देखो, ये जो पोलैरिटी है वो चेक करना आपको आना चाहिए। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप सीधे डंडी खींच देना, इमीटर बेस बता देना, कलेक्टर बेस बताना, तब भी ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय हम लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि वोल्टेज दिया जाए। क्या दिया जाए? वोल्टेज। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें करंट मिले, फिर वोल्टेज दिया, आउटपुट वोल्टेज कुछ मिलेगा और आउटपुट कुछ करंट मिलेगा। तो वोल्टेज किसके अबाउट है? वोल्टेज भी सी भी है कि सी है, या बी है या ई भी लिख सकते हैं। यहाँ जनरली बी बोला जाता है। क्या लिखा जाता है? वोल्टेज अबाउट बीई। और यहाँ पर वोल्टेज अबाउट सी बी। अरे हाँ है ना? यहाँ भी करंट आएगा। वो गड़बड़ हो गया। वोल्टेज बीई। अब सुनो,
यहाँ पे करंट किसका करंट है, इससे करंट आएगा, कौन सा करंट आएगा बोलो, आई ई के कुछ और आई, अरे बोला ना जी, तो इसमें करंट आ रहा होगा, इसमें भी करंट आ रहा होगा, एक कौन सा करंट आएगा, आई सी, इसमें करंट कौन आएगा, आई बी। यस और नो, बोल ही नहीं रहे, थोड़ा सा टफ है, अगर आप सब कुछ भूल जाए एग्जाम में, सर इतना नहीं याद रहेगा, तो याद एग्जाम में कैसे लिख लेना, कोई बात नहीं, कॉमन बेस है, बजाते आप ऐसे बेस कॉमन कर दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन, तो करंट बाहर आएगा, करंट किधर आएगा, बाहर, और इधर एक डंडी मार दीजिएगा, इधर लिख दीजिएगा इनपुट है और इधर लिख दीजिएगा आउटपुट है, इतना तो करने आएगा, इधर इमीटर लिखने आएगा, ये बेस लिखने आएगा और एक कलेक्टर लिखने आएगा, ये लिखना आउटपुट, ऐसे वोल्टेज ऐसे एरो दे देना, बस भी इन और भी आउट, इतना से भी काम हमारा चल जाएगा, इतना से भी काम चल जाएगा, गलत नहीं होगा, और ये लिखोगे तो एग्जामिनर का दिल खुश हो जाएगा, या तो एग्जामिनर को अपने नहीं आता होगा तो कहेगा कि नहीं इतना शानदार लड़का लिखा है तो गलत नहीं होगा, चेक कर 2 नंबर दे, आता होगा तो कहेगा नहीं बच्चा अच्छा मेहनत किया है। चलो फटाक से, कौन है कॉमन बेस की कॉमन कलेक्टर, जल्दी, कोई डेफिनेशन नहीं है, बस ऐसे लिखिए, कॉमन सेंस से अगर लिखना होगा तो कॉमन सेंस से लिखिएगा, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जिसमें बेस आउटपुट और इनपुट दोनों में कॉमन हो, लिखो तो, लिखना है तो लिख लो, डायग्राम बना लिया है कोई बात नहीं, नीचे लिख लेना, महतो जी नायल बरन, सुधांशु महतो, ऑनलाइन वालों को थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। कॉमन कलेक्टर में क्या होगा कि कलेक्टर कॉमन होगा इनपुट और आउटपुट में, तो इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, गोला घेरिए, इधर बेस, एक इधर और एक इधर, इसमें कलेक्टर क्या होगा, कॉमन होगा, ये इधर हो गया बेस और इधर हो गया इमीटर, है लिखा देते हैं कॉमन बेस का डेफिनेशन में, अभी तो कहाँ कहना है कि अभी छापी लीजिए जो हम छाप रहे हैं, अब ध्यान से देखिए, इसमें ये इनपुट है, क्या है इनपुट, और ये क्या है आउटपुट, तो जो इनपुट की बात करेंगे और आउटपुट की बात करेंगे तो वोल्टेज जो इनपुट होगा वी इन और ये क्या होगा वी आउट, इन दोनों में ध्यान से देख के बताइए आप कि क्या कलेक्टर इनपुट में भी शामिल है और आउटपुट में भी, दोनों में शामिल है कि नहीं, इसलिए इसको हम लोग नाम देंगे कॉमन कलेक्टर, क्या नाम देंगे, उभयनिष्ठ संग्राहक, कलेक्टर इनपुट में भी है और आउटपुट में भी है। तो पहले जो लिखे हैं इसका डेफिनेशन लिखे, तो पहले क्या लिखे थे, कॉमन बेस, देखिए इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, पहले वाला का डेफिनेशन है, इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इन विच बेस इज कॉमन टू बोथ, in which base is common to both base is common to both input and output, input and output, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे ट्रांजिस्टर का ऐसा विन्यास जिसमें, ट्रांजिस्टर का ऐसा विन्यास जिसमें आधार निवेश तथा निर्गत दोनों में उभयनिष्ठ हो, जिसमें आधार कॉमा देके निवेश तथा निर्गत दोनों में उभयनिष्ठ हो,
दोनों में उभयनिष्ठ हो उसे उभयनिष्ठ आधार विन्यास कहते हैं। उभयनिष्ठ आधार विन्यास कहते हैं। हो गया। चलिए अब जब एक तब लिखेंगे जब हमको कुछ याद नहीं रहेगा, और जब थोड़ा बहुत याद रहेगा तो करंट उरेंट टहला देना है। नहीं बोल रहा है, देख कैसे करंट टहलाएगा। तो इधर पहले आमीटर जोड़ लेना, इधर वोल्टेज फॉरवर्ड बायस्ड और इधर रिवर्स बायस्ड। करंट है ने जाई पहले ही से बता दिल बा कि कथी बा हो, कथी में जाई बा, बी में कि कहीं और में, बी में। हेने से कथी में आई, केने में चल जाई। समझला कि ना, जंक्शन लॉ इज ऑलवेज फॉलोड। कौन कौन आ रहा है, आई बी और आई सी, किसमें चला जा रहा है, आई में। यस और नो, ये किसमें कॉमन है दोनों। यहां भी अगर आप आमीटर जोड़ लीजिएगा, एमीटर जिसको बोलते हैं, मिली एमीटर। कौन कॉमन है, सी की कुछ और, तो इसको बोलते हैं कॉमन कलेक्टर, सीसी कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, इसमें डेफिनेशन खुद से लिखना है, सब कुछ हूबहू जैसे बेस लिखे थे वहां वैसे ही यहाँ पर क्या लिखना है, कलेक्टर। मतलब जैसे वहां आधार लिखे थे वैसे ही क्या लिखना है यहाँ पर, संग्राहक। समझ रहे हो, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, फटाक से लिखो जल्दी। अब लिखेंगे कॉमन इमीटर, सीई कॉन्फ़िगरेशन। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीई कॉन्फ़िगरेशन। ये देखो क्या बोलेंगे इसको, सी। फिर से वैसे ही बनाना है डायग्राम, टेंशन में आने का नहीं, गोला घेरने का, इधर बेस निकालने का, इधर इमीटर निकालने का, इधर कलेक्टर निकालने का। अब की बार कौन कॉमन है, बोलो जल्दी से, कौन है, इमीटर। ये इनपुट है कि आउटपुट है, भी इनपुट। और ये क्या है, भी आउटपुट। भी इनपुट और आउटपुट में क्या कॉमन है, क्या क्या, इमीटर। इसलिए इसको बोलेंगे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। इतना एग्जाम में याद रखना है। अब थोड़ा सा और बुद्धि बढ़ा देना है, तो यहाँ एक एमीटर जोड़ दो, वोल्टेज ये पॉजिटिव वाला जोड़ना, दोनों इस साइड भी पॉजिटिव, इधर भी एक एमीटर जोड़ दो, और इधर जो वोल्टेज जोड़ना ये भी पॉजिटिव वोल्टेज जोड़ना। तो इधर से आई भी जाएगा और इधर से आई सी भी जाएगा, और किस में चला जाएगा, कहानी खत्म। जल्दी डेफिनेशन तो खुद से ही लिखना है। इसका नाम है करंट गेन फैक्टर। क्या नाम है, करंट गेन फैक्टर। ये दो होता है, एक कॉमन बेस करंट गेन फैक्टर को हम लोग बोलते हैं अल्फा, और कॉमन इमीटर करंट गेन फैक्टर को हम लोग नाम देते हैं बीटा। और अल्फा और बीटा में रिलेशन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। किसमें, कभी कभी पूछेगा कि अल्फा अल्फा का वैल्यू लेस देन 1 होता है, अल्फा का वैल्यू किस क्या होता है, लेस देन 1, अल्फा इज लेस देन 1 और बीटा इज ग्रेटर देन 1। अल्फा का वैल्यू 0.9 से लेके 0.95 तक होगा और बीटा का वैल्यू 1 से लेके 20 तक होता है। नहीं नहीं नहीं, 20 से भी ज्यादा होता है, 20 से बड़ा होता है। किसका वैल्यू, बीटा का। तो अगर इसमें पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, क्या क्या पूछा गया आपसे ऑब्जेक्टिव,
ऑप्शन था अल्फा और बीटा में रिलेशन, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, बीटा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन अल्फा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। कौन रिलेशन सही है? अल्फा बहुत छोटा होता है, बीटा बड़का। याद कैसे रखोगे? बीटा बड़का, अल्फा छोटा। सॉरी, कौन बड़ा है और कौन छोटा है? तो बीटा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन अल्फा। फिर कभी कंपेयर कर देगा कि क्या अल्फा 1 से बड़ा है? नहीं। क्या बीटा 1 से ज्यादा बड़ा है? बिल्कुल। बीटा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। बीटा बड़ा होता है और अल्फा क्या होता है? छोटा। याद रखना, अल्फा छोटा और बीटा कौन छोटा कौन बड़ा। और एक रिलेशन आपको पढ़ाया जाता है, हम लोग डिराइव भी करेंगे, 1/अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा प्लस 1। क्या रिलेशन? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल प्लस 1/अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा प्लस 1। ये डिराइव भी करेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। तो अल्फा और बीटा क्या होता है सुन लीजिए। आपको कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया गया है, इसमें अगर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बात की जाए, कॉमन बेस। गड़बड़ा गलती का देखने देखा, आपस में बातचीत ना करा ना तो हम बहुत अच्छा मास्टर बारी। तो इसमें करंट का गेन होता है। करंट क्या होता है? गेन। तो इसको बोलेंगे कॉमन बेस करंट गेन फैक्टर या करंट गेन अल्फा। धारा लब्धि कभी बोलते हैं हिंदी, धारा लब्धि अल्फा क्या होता है? अल्फा। और अल्फा को डिफाइन कैसे किया जाता है कि अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आई सी बटा करंट। बेस है कि कुछ और है? तीन चीज है, ध्यान से देखना, ई बी सी। तो सी का हमेशा काम होगा कलेक्ट करना, तो ये अल्फा में भी सी होगा और बीटा में भी ऊपर सी होगा। ऐसे लिखा गया ना जी, तो ये अल्फा में भी होगा और बीटा में भी होगा। कॉमन क्या है? बेस। तो बेस उड़ा दो, क्या बचेगा? तो यहां लिखेंगे आई ई, चेंज इन आई सी बटा चेंज इन आई ई। ये सुनो, और अगर बीटा को डिफाइन करना पड़ेगा तो बीटा तो कलेक्टर है, ये तो आई सी दोनों में होगा, अपॉन बीटा है कॉमन। अब कॉमन इमीटर है ई बी सी, बीटा के लिए देखो आईसी तो सब में रहेगा, तो इससे जोड़ने की देखने की बात नहीं है। अब नीचे कौन रहेगा? आई ई की आई बी। तो कैसा? बीटा है कॉमन इमीटर। बीटा क्या होता है? कॉमन इमीटर होता है। तो इमीटर वाला को उड़ा दो तो क्या होगा? आई बी। तो डेल्टा आई बी ये रिलेशन है, ये अल्फा का डेफिनेशन होगा और ये बीटा का। अरे हाँ या ना? तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होगा जिसमें करंट का रेशियो कलेक्टर करंट अपॉन इमीटर करंट को हम लोग क्या नाम देंगे? करंट गेन। किसमें? बेस में कि इमीटर में? बेस में। और ये अल्फा होता है और इसका वैल्यू 1 से कम होने के कारण करंट गेन नहीं हो पाता है, करंट लॉस होता है। इसलिए कभी भी इसका इस्तेमाल एम्पलीफायर के रूप में नहीं करते हैं। हम लोग एम्पलीफायर के रूप में कॉमन इमीटर का इस्तेमाल करते हैं। एम्पलीफायर मतलब कम साउंड बा और ज्यादा बजा दे ढिचक ढिचक या हुआ धीरे ढिंग डंग होता है ना एम्पलीफायर। अभी बोले हम कम बोल रहे हैं, एम्पलीफायर में क्या साउंड और आपको सुनाई दे रहा है प्रॉपर ढंग से। ये सुन लो, ये कौन बता रहा है? एम्पलीफायर की मेरा साउंड इतना है। एम्पलीफायर कौन? ठीक बात। वो में करंट गेन होगा और क्या होगा? कॉमन इमीटर की कॉमन बेस। कॉमन इमीटर बीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है, तो 1 से ज्यादा होगा तब ना करंट गेन होगा जी, और 1 से कम होगा तो करंट गेन होगा कि लॉस हो जाएगा? तो कहते हैं करंट गेन तो हो रहा है लेकिन 1 से कम हो रहा है, तो इसका मतलब इसका यूज जनरली। तो चलिए हेडिंग डालिए, करंट गेन फैक्टर धारा लब्धि गुणांक। करंट गेन फैक्टर धारा लब्धि गुणांक। जाना चाहते हो तुम? ट्रेन छूटेगा, जाओ। करंट गेन फैक्टर धारा लब्धि गुणांक, धारा लब्धि आधा ब आधा शिकार धी,
धारा लब्धि गुणांक हो गया। एक नंबर में लिखिए करेंट गेन फैक्टर अल्फा, हेडिंग डालो, करेंट गेन फैक्टर हो गया, धारा लब्धि गुणांक। इसमें से एक नंबर में लिखना है, दो फैक्टर है, एक लिखिए करेंट गेन फैक्टर अल्फा। देखिए इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन करंट across collector, change in current across collector to that of change in current across emitter to that of change in current across emitter। ऊपर कलेक्टर और नीचे इमीटर। It is defined as the ratio of change in current across the collector to that of change in current across emitter for common base configuration, for common base configuration। ऐसे इसका डेफिनेशन कभी नहीं पूछा गया है लेकिन हम लिखवा दे रहे हैं। फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बोला ना हो शुतुरमुर्ग कुमार लोग, हो गया। चलिए देखिए ध्यान से, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कौन? हाँ ऊपर वाला फॉर्मूला लिखे अल्फा आप लोग। हिंदी मीडियम वाले लिखे तो धारा लब्धि गुणांक अल्फा, धारा लब्धि गुणांक अल्फा, धारा लब्धि गुणांक अल्फा। बोलो क्या? अरे बोलना। तो लिखे तो उभयनिष्ठ आधार विन्यास में उभयनिष्ठ आधार विन्यास में संग्राहक के अनुदिश, संग्राहक के अनुदिश धारा में परिवर्तन तथा उत्सर्जक के अनुदिश धारा में परिवर्तन तथा उत्सर्जक के अनुदिश धारा में परिवर्तन के अनुपात को है, धारा में परिवर्तन के अनुपात को धारा लब्धि अल्फा कहते हैं, धारा लब्धि अल्फा कहते हैं। हो गया। पहला फॉर्मूला लिखिए, पहला फॉर्मूला लिखिए, बोर्ड पर है। ठीक, चलिए दूसरा इंग्लिश मीडियम वाला लिखिए तो इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, in common emitter configuration the ratio of, in common emitter configuration the ratio of change in current across collector, change in current across collector, change in current across collector to that of change in current across base,
to that of change in current across base is known as current gain factor beta, is known as current gain factor beta. हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे धारा लब्धि गुणांक बीटा, लिख के डैश दीजिए धारा लब्धि गुणांक बीटा, धारा लब्धि गुणांक बीटा। बोले हैं, लिखिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में संग्राहक के अनुदिश धारा में परिवर्तन, संग्राहक के अनुदिश धारा में परिवर्तन तथा आधार के अनुदिश धारा में परिवर्तन तथा आधार के अनुदिश धारा में परिवर्तन तथा आधार के अनुदिश धारा में परिवर्तन के अनुपात को धारा लब्धि गुणांक बीटा कहते हैं, धारा लब्धि गुणांक बीटा कहते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, तो बीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है, लिख लिए अंग्रेजी मीडियम वाले, It's clear? Can I proceed forward? Just look at the board. देखो जाते जाते हम तुमको एक बहुत अच्छा शेर सुनाते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग वाले को नहीं मिलेगा क्योंकि वो उसी में है, समझ रहे हैं। और बहुत अच्छा, बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत अच्छा है, जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ, और लास्ट में सुनाएंगे। पहले थोड़ा सा रिलेशन निकाल ले, देखिए रिलेशन खराब ना होने के चाहिए, देखा है नहीं। आप जानते हैं, जा जा पहल के गड़बड़ा के लोग जा रहे और गड़बड़ाई होगी। चलिए आप जानते हैं क्या होता है कि आई ई बराबर, बोल जल्दी से, आई सी प्लस आई बी, यस और नो। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज इन आई ई बराबर चेंज इन आई सी प्लस चेंज इन आई बी। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत? अब हमको एक में अल्फा लाना है और एक में बीटा, दिक्कत है। अब हमने क्या किया, चेंज इन आई बी से इधर डिवाइड कर दिया, और इधर भी चेंज इन आई बी, और इधर भी चेंज इन आई बी। तो ये तो तुम्हें नजर आ रहा है कि कट के क्या हो जाएगा 1। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी बुद्धि हो तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन आई बी है, बीटा का क्या फॉर्मूला था, सब गड़बड़ा दिया तुम लोग, देखे ना। किससे डिवाइड करना है, आईसी से, चेंज इन आईसी, चेंज इन आईसी और चेंज इन आईसी, कट के 1 हो जाएगा, बोलो। चलो अब इसको पलटी मारो, 1 अपॉन डेल्टा आईसी, ऊपर वाला नीचे, अरे ऊपर वाला नीचे आ सकता है, डेल्टा आईसी बटा डेल्टा आई, बोलो ना, बराबर 1 प्लस 1 बटा डेल्टा आईसी बटा डेल्टा आई बी, यस और नो। अपने अपने कॉपी में देखो कौन क्या है। 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई बीटा, यही तो बोल रहे थे, 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा प्लस 1, यस और नो। रिलेशन को आप कहीं भी तोड़ा मोड़ा जा सकता है, कैसे? तो देखिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 1, यस और नो, बोल ही नहीं रहे। हम ऐसे लिख सकते हैं कि
1 बाई बीटा इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा माइनस 1, यस और नो। फिर हम लोग एलसीएम एलसीएम एचसीएफ कुछ भी खतरनाक कुछ भी लिख सकते हैं, याद रखना बेसिक भूलना नहीं। और इसमें एक फैक्टर याद रखना है कि अल्फा का वैल्यू लेस देन 1 होता है और बीटा का वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होता है, और तीसरा बीटा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन अल्फा। याद रखोगे 3 चीज? अरे हाँ या ना? पक्का? छाप डाल। आज इतना ही रहने देते हैं, कल के क्लास में इसका सिर्फ यूज बता देना है 5 मिनट में, और कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको बता देना है। कल की क्लास आपके मेन कोर्स की लास्ट क्लास होगी, परसों से हम लोग क्रैश कोर्स में चलेंगे। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैं 5 से 6, 45 नहीं, 6 भी नहीं, 5 से 5 45 मिनट मात्र, शार्प 5 o'clock याद रखना। शार्प मतलब ठीक 5 बजे। ऐसा नहीं है, क्या होता है कि 5 बजे से बैच होता है तो लेकर टहलते हुए आता है 5:15 में, भूल जाना। 5 बजे एकदम शुरू करेंगे, 5:45 में एकदम खत्म कर देंगे। तुमको आना होगा, आना नहीं आना होगा, झाड़ बजाना, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम अपना दायित्व से मुक्त हो गए हैं। तुम्हारा दायित्व है कि तुम आओ क्रैश कोर्स में, रिवाइज करो, सब कुछ करो और ढंग से पढ़ो। वेरियस टाइप का क्वेश्चन करवाया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ आउट ऑफ सिलेबस, किस तरह से बोर्ड में बहुत सारा ट्रिक टेक्निक हेन तेन 3-5 सब बताया जाएगा। लेकिन आओगे तब मात्र 45 मिनट पढ़ना है, और हर सैटरडे संडे को टेस्ट होगा। सैटरडे को होगा तो संडे को नहीं, और संडे को होगा तो सैटरडे में, सप्ताह में एक टेस्ट लेंगे। और 15 दिसंबर के बाद लास्ट दिसंबर में एक कंप्लीट टेस्ट लेंगे पूरा होल सिलेबस का, और जनवरी में 3 लेंगे टेस्ट आपका होल सिलेबस का, 3 टेस्ट होल सिलेबस का लेंगे। लेकिन जब लास्ट में तीसरा टेस्ट जनवरी में लेते हैं तो कोनो बच्चा नहीं आता है, 25-26 जनवरी को लास्ट आपका टेस्ट होगा, होल टेस्ट। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मेरा तो हो गया।